हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि आज फिर अब मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, तो मैं आज बताने वाली हूँ जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है यूनिट सेकंड का। तो यूनिट सेकंड के इस टॉपिक के बाद हमारा यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से, मतलब 3 यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है बहुत ही जल्दी AKTU की तो मतलब डेट शीट आई गई है, जो बाकी हैं उनकी भी जल्दी आने वाली है। ठीक है, और RGPV की भी आई थिंक 11 से है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज का मेरा टॉपिक है रीनल फेलर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ, रीनल मतलब क्या होता है? किडनी। ठीक है, किडनी आपको पता है किडनी क्या होती है, 2 किडनी होती है ना। हाँ ठीक है, रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का? रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इतना चीज़ समझ आई। तो आपके सिलेबस में 2 चीज़ें दी हैं, एक तो दिया है एक्यूट और एक दिया है क्रोनिक। ठीक है, रीनल फेलियर यानी किडनी जो है वो फेल हो गई है अपने काम करने में, किस चीज़ में फेल हो गई? अपना काम नहीं कर पा रही है। और फेल कैसे हुई? किसी भी डिजीज़ की वजह से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब 2 चीज़ दिया है, पहला तो है एक एक्यूट और दूसरा क्या है? क्रोनिक। तो अब एक्यूट और क्रोनिक देखो, मैंने हर वीडियो में मैं ये चीज़ तो बताती ही चलती हूँ कि उसका मीन्स क्या है, क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता रहेगा ना तो कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ने का। तो देखो एक्यूट मतलब भी पता होना चाहिए। एक्यूट मतलब क्या? मान लो कोई भी डिजीज़ है, वो कुछ दिन के लिए है या कुछ वीक के लिए या कुछ घंटों के लिए। कुछ जैसे मान लो अगर कोई डिजीज़ है वो हार्स टू डेज। ठीक है, मान लो वो 24 घंटे में 48 डेज मतलब 2 दिन में, यानी 48 घंटे तक ठीक हो जा रही है, मोस्टली 48 घंटे तक वो ठीक हो जा रही है, तो उसको बोल देते हैं एक्यूट। लेकिन अगर वो कोई डिजीज़ 3 मंथ से ज़्यादा रह गई, ठीक है, 3 मंथ से ज़्यादा रह गई, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक। नॉर्मल डेफिनेशन तुम अभी दिया, आप लोग को याद रखनी है कि एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस होता है। एक्यूट मतलब कुछ नया नया हुआ, मान लो कोई डिजीज़ नहीं हुई, जैसे मैंने एग्जांपल बताया वीडियो में कि आप बी फार्म में अभी इंटर कर रहे हो। ठीक है, आपके फ्रेशर्स हो रही है, आपके इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, आपकी रैगिंग ली जा रही है, तो ये हो गया एक्यूट। ओके, एंड व्हाट इज़ द क्रोनिक? जब आप इंटर कर चुके हो, आप मतलब 1-2 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो वो क्या हो गया? अब आप अडाप्ट हो चुके हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। किसके लिए? जूनियर्स के लिए। वो तो छोड़ो। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन हो गई, यानी वो बहुत पुराना हो गया। कोई अगर बीमारी, कोई भी डिजीज़ पुरानी हो गई तो वो होती है क्रोनिक। तो आपके में 2 चीज़ें दी हैं, एक एक्यूट रीनल फेलर, एक दिया है क्रोनिक रीनल फेलर। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है अब हम ये देखते हैं। मैं पेपर में रखती हूँ, यहीं पे बताती चलूँगी। चलो, तो देखो किडनी क्या होती है, पहले नॉर्मल चीज़ें हल्की फुल्की देख लेते हैं। देखो किडनी इज़ अ मेजर ऑर्गन फॉर रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक 2 चीज़ें होती है। मेटाबॉलिक मतलब वो प्रोसेस जिससे ड्रग टूटेगी, मतलब ड्रग क्या होती है, वो वाटर सॉल्युबल हो जाती है। ड्रग या फिर मतलब ड्रग क्या मतलब कोई भी, मान लो खाना खाया, वो छोटे मतलब क्या होगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, और जो काम की चीज़ होंगी वो एब्जॉर्ब हो गई, जो काम की नहीं होंगी वो क्या हो जाएगी? वेस्ट होती हैं, यानी वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बाहर निकलती हैं। तो किडनी इज़ अ मेजर ऑर्गन फॉर रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो चीज़ें बचती हैं वो वेस्ट हुई, वो बाहर निकल जाएंगी। किडनी कैन नॉट रिमूव द बॉडी मेटाबॉलिक वेस्ट और परफॉर्म देयर। अगर मान लो किडनी फेलियर क्या होता है कि जब व्हेन किडनी कैन नॉट रिमूव द बॉडीज मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी जो बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको क्या कर रही है? रिमूव नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या और फिर और अपना जो रेगुलेटरी फंक्शन है, जो उसका नॉर्मल फंक्शन है, उसको नहीं कर पा रही है, तो उसको कहते हैं किडनी फेलार या रीनल फेलार। अब टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे? 3 पॉइंट है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो होंगे, मान लो अगर वो रिमूव कर दिए तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रही है तो क्या होगा? जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द बॉडी फ्लूइड ड्यू टू रीनल एक्सक्रीशन इम्पेयरमेंट एंड प्रोड्यूस। ठीक है, और फिर क्या प्रोड्यूस करेगा? एंडोक्राइन मेटाबॉलिक फंक्शन, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस, यानी एंडोक्राइन मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये 3 चीज़ें करेगा। नॉर्मल समझ आया? देखो बॉडी को क्या था? मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालना था, लेकिन अब वो मतलब नहीं बाहर निकला, क्योंकि वो वेस्ट है तो वो टॉक्सिक भी हो सकता है। अब वो क्या होगा? बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब जमा होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। और किसकी वजह से? ड्यू टू रीनल एक्सक्रीशन इम्पेयरमेंट, यानी रीनल, क्योंकि रीनल डिजीज़ हो गई है ना, किडनी डिजीज़, तो वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, जिसे कह रहा है रीनल एक्सक्रीशन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब सही से नहीं होना, इम्पेयर हो गया है। और प्रोड्यूस करेगा एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन पहला, दूसरा फ्लूइड प्रॉब्लम, मतलब एंडोक्राइन मेटाबॉलिक फंक्शन प्रॉब्लम, फ्लूइड प्रॉब्लम और इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस। आइए समझ में? 3 चीज़ें याद रखना, एंडोक्राइन, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस। कैसे करेगा मैं अभी पैथोफिजियोलॉजी में आप लोग को क्लियर करूँगी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ नेफ्रॉन? आप लोग को पता है नेफ्रॉन क्या होता है? देखो आपकी स्क्रीन पर शायद दिख रहा होगा कि नेफ्रॉन कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी,
मतलब अगर किडनी को फंक्शन करना है तो नेफ्रॉन को होना ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा कि नॉर्मल हमारे बॉडी में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, वो क्या करते हैं, कंडक्शन वगैरह करते हैं। तो आप न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नेफ्रॉन मतलब किडनी, न्यूरॉन मतलब ब्रेन, इतना याद रखो अभी, ठीक है। तो नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। कंपोनेंट कौन से होते हैं नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस और बॉमिन कैप्सूल। आप लोग को दिख रहा होगा ये जो आगे का पार्ट है ऐसा गोला सा, जो कि मेन काम होता है इसका फिल्ट्रेशन करना। मान लो बॉडी में जितने भी फ्लूइड है उसको फिल्टर करता है, ठीक है। फिल्टर करके वो जाएगा कहाँ पे, फिर प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल टिब्यूल से होता हुआ लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल टिब्यूल्स। ये दोनों टिब्यूल्स के पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स और डिस्टल टिब्यूल्स। ये टिब्यूल्स होती हैं, मतलब नली जैसी स्ट्रक्चर होता है, लूप ऑफ हेनले, और लास्ट में हमारा होता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारी बची कुछ चीज़ें होती हैं, यानी जो रीअब्जॉर्ब हो गया वो रीअब्जॉर्ब हो गया, जो सिक्रीट होना था वो सिक्रीट हो गया। अब जो लास्ट में बचेगा कलेक्टिंग डक्ट में बच जाएंगी चीज़ें। अब कलेक्टिंग डक्ट से हमारे कहाँ जाएगा, ब्लैडर में जाएगा, और ब्लैडर से हमारा यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकल आता है, ठीक है, बॉडी से बाहर चला जाता है। इतना आया समझ में। तो ये तीन जो मतलब ये जो पार्ट होते हैं ये मेनली तीन ही होते हैं वैसे तो। कौन कौन से, एक बॉमन कैप्सूल होता है फिल्ट्रेशन के लिए, एक सिक्रेशन होता है, एक रीअब्जॉर्प्शन। तीन प्रोसेस होती है हमारे नेफ्रॉन में। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पार्ट में आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये होते हैं मेनली क्या, ग्लोमेरुलस और प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ अब और देख लेते हैं, बहुत ही मैंने शॉर्ट में बताया। और ये जो चीज़ बता रही हूँ ना, ये मैंने आप लोग को हाइपरटेंशन, CHF और आगे अगर कुछ भी आप पढ़ोगे जो कि रिलेटेड होगी बॉडी फ्लूइड से, तो उसमें आपको एक सिस्टम देखने को मिलता है। ये मैं जनरली बता रही हूँ क्योंकि ये ना कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा और आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कि उसमें लिखना क्या है, इसलिए मैं इसको बता दे रही हूँ कि अगर मान लो पूछता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये है, तो अगर ये पूछता है तो आप लोग लिख देना, ठीक है। देखो एक होता है एल्डोस्टेरोन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, क्या होता है, इसी को रास भी बोलते हैं, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन इसिस्टम, और बहुत जगह इसी को एल्डोस्टेरोन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको हाइपरटेंशन में भी बताया होगा। तो जो बच्चे मतलब कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम ऐसे लिख रहा है, देखिए सही है क्या, तो मतलब उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, देखो वो तो पढ़ लिए हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं आप लोग को बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपरटेंशन के लिए भी, और जो कोई भी रीनल डिजीज़ वगैरह होती है उसमें ये होता ही है। तो चलो एक कभी कभी ना ये ऐसे नॉर्मल पूछ लेता है 5 नंबर में कि व्हाट यू नो अबाउट द रास सिस्टम, या व्हाट यू नो अबाउट द एल्डोस्टेरोन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, हाउ इट विल वर्क ऑन हाइपरटेंशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो क्या होता है, कुछ है नहीं, बहुत ईजी, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो सबसे पहले क्या है हमारा, मान लो ये जो सीरम मतलब मान लो बॉडी में सोडियम का लेवल कम हुआ और ब्लड वॉल्यूम कम हुआ किसी भी वजह से, डिजीज़ की, मान लो कोई डिजीज़ हो गई, रीनल डिजीज़ हो गई, या हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, किसी भी वजह से, बस अभी इतना जानो कि उसके बॉडी में क्या है, सीरम सोडियम या फिर ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है। अब देखो हमारे में क्या होती है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल होती है किडनी में। किडनी में कौन सी सेल होती है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, इसी को जीजी सेल भी बोलते हैं, जे जी सेल, ठीक है। तो ये क्या करती है, जब हमारे बॉडी में सोडियम और ब्लड वॉल्यूम कम है तो ये क्या करती है, रेनिन का सिक्रेशन करती है। रेनिन मतलब आप लोग को मैं बताऊँ एक हिसाब से हार्मोन होता है, ठीक है, मानो रेनिन का सिक्रेशन करती है। अब ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन इन प्लाज्मा जो होता है उसमें एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है उसको सिक्रेट करता है। आई बात समझ में। देखो क्या है, सबसे पहले सीरम सोडियम लेवल कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है। अब जस्टा ग्लोमेरुलर सेल किडनी की जो होती है वो रेनिन सिक्रेट करती है, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन सिक्रेट करता है। ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन 1 में। अब एक एंजाइम होता है ACE, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है। मैं देखती हूँ कितने लोग इस बार कितने लोग पढ़े हैं ये मुझे पता चलेगा, और फिर मैं टेलीग्राम पे बताती हूँ आप लोग को कि कौन कौन मुझे जवाब दिया, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग से पूछती हूँ, मैं इसीलिए इसको छोड़ रही हूँ। चलो एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये कौन सा एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे ACE भी बोलते हैं। और ये कौन से मतलब आपके किसी टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, देखो लगा देती तब आप लोग को याद रहेगा, लेकिन अभी लगा दूँगी तो नोट्स में प्रॉब्लम आएगी। चलो बताना, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 ही जो होता है सबसे खतरनाक होता है। क्यों, देखो मतलब खतरनाक वाला वैसा नहीं, मतलब दिक्कत है थोड़ी लेकिन इसमें। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होती है, एड्रीनल ग्लैंड होती है ना हमारी बॉडी में, ये एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सिक्रेट कराता है। समझ आ रहा है। देखो सीरम सोडियम लेवल कम हुआ, जस्टा ग्लोमेरुलर से रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है। अब ये जन जो होता है वो फर्स्ट को करता है, और ACE के प्रेजेंस में फर्स्ट सेकंड को करता है। अब ये सेकंड जो होता है वो एड्रिनल जो होता है, वहाँ से जब ये एंजियोटेंसिन 2 आता है तो ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेशन की वजह से एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है। मेन यही एल्डोस्टेरोन जो होता है ये क्या है, सब चीज़ की दिक्कत है।
तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ से, और जो इंटेस्टाइनल स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी इंटेस्टाइन से, स्वेट ग्लैंड से और सलाइवरी ग्लैंड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करने लगता है। यानी मान लो किडनी में तुम्हारे क्या है, सोडियम बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंटेस्टाइन में भी होगा, स्वेट ग्लैंड में भी होगा और सलाइवरी ग्लैंड में भी होगा। अब ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन, जहाँ कहीं से भी रीअब्जॉर्ब करने लगता है। रीअब्जॉर्ब मतलब वहाँ से लेने लगता है, लेकर के प्लाज्मा में रखेगा, लेकर के प्लाज्मा करने, तो अब क्या होगा, प्लाज्मा में तो सोडियम बढ़ जाएगा और प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यानी ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे वाटर, सोडियम जितने भी कुछ है सब कहाँ चले जा रहे हैं, हमारे प्लाज्मा में आ जा रहे हैं, क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है ना एल्डोस्टेरोन। समझ आ रहा है। अब क्या होगा भाई, प्लाज्मा में बढ़ गया, सब कुछ ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब वो तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा ना। हमें पता है कि हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है हाइपरटेंशन में, तभी तो नमक कम खाया जाता है हाइपरटेंशन में। समझे कितना अच्छा है, मतलब लिटरली अगर आप लोग अच्छे से पढ़ो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप सेकंड सेमेस्टर में भी आपको जो चीज़ें लोगों को लेट में पता चलती है ना, वो आप लोग को अभी से ही सब क्लियर हो जाएगी। वो आप सोचोगे कि फार्मेसी क्या चीज़ है, मज़ा आ गई फार्मेसी लेकर के। ठीक है, तो इतना समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से मेरा ये वीडियो देखना, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। और ये जो AC मैंने पूछा है ना, पहले इसका जवाब तुरंत देना, पढ़ करके कहाँ से, गूगल भी कर सकते हो आप, पर मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे एक्टिव है, कम से कम एक्टिव तो रहो, दैट्स सम इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तो ये हो गया, अभी नॉर्मल था हमारा रीनल फेलियर, जो कि आपके 11 मिनट का तो पहले ही बन गया। मैं क्या करूँ अब, चलो क्रोनिक में जो होता है तो वो दूसरे वीडियो में देखूँगी। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्यूट। चलो, अब होता है क्या, एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है। एक्यूट मतलब क्या बताया मैंने, कि अगर कोई भी डिजीज़ थोड़ी नई है, 3 मंथ से कम है, लेकिन अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, एक्यूट। मोस्टली 48 आवर की होनी चाहिए, डे मतलब 48 आवर्स की, मतलब मान लो 2-3 घंटे से स्टार्ट हुई है वो डिजीज़ और 48 घंटे तक रह रही है, तो उसे एक्यूट बोल दें। और ये क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिवर्सिबल मतलब ये नहीं कि अब मान लो कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, तब तो फिर वो दिक्कत है, तब तो वो एक्यूट नहीं है, वो क्रोनिक कहला देंगी। कोई चीज़ जो ठीक हो जाए वही एक्यूट है। ठीक है, चाहे वो तुम्हारी फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई मतलब कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर वो ठीक हो जाए तो वो क्या है, रिवर्सिबल है, और वही एक्यूट है। क्योंकि क्रोनिक हो गई फिर तो वो डेंजरस हो गई, क्योंकि वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल क्लिनिकल सिंड्रोम, एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, तो किडनी लॉस देयर फंक्शन फॉर पीरियड ऑफ आवर टू डेज, दैट इज एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब उसको समाव्यवता में रखना, मतलब बैलेंस में बना के रखना। तो किडनी क्या कर देती है, अपना फंक्शन खो देती है, लॉस देयर फंक्शन, किस लिए, फॉर पीरियड ऑफ आवर, मतलब कुछ घंटे के लिए, 2 डेज, कुछ घंटे से कुछ दिन तक के लिए। जो इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीट द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस जैसे कि यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन आप लोग को पता होगा, BUN जिसे बोलते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस। अब नॉर्मल GFR रेट 130 ml पर मिनट होता है। अब GFR मतलब क्या होता है, अब ये पूछोगे, तो GFR मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, वो होता है ग्लोमेरुलस, मतलब वो जो आपका बॉमिन कैप्सूल था, ठीक है, मान लो ऐसे था ना कुछ तो ऐसे ही था। ठीक है, ये जो कैप्सूल होता है, ये यहाँ पे बहुत सारी क्या होती हैं, हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना। अब ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, क्योंकि हमारे किसको, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है उसको। तो वो रेट मतलब वो वेग जिससे हमारा वो फिल्टर हो रहा है। ठीक है, अब मान लो फिल्टर ही कम होगा तो हमारा यूरिन बाहर कम जाएगा, लेकिन अगर फिल्टर ज़्यादा हो रहा है तो यूरिन बाहर ज़्यादा जा रहा है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर, मान लो कोई किडनी डिजीज़ हो गई, यानी नेफ्रॉन ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी तो कम होगी। समझ आ रहा है, यानी फिल्टर नहीं कर पाएगा, और जब फिल्टर ही नहीं कर पाएगा तो यूरिन बाहर नहीं जा पाएगा। तो देखो, जो नॉर्मल GFR रेट होती है वो तो 130 ml पर मिनट होती है, पर एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, 130 ml पर मिनट से अगर कम हो जाए, या मान लो अगर GFR नॉर्मल का डिक्रीज़ हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कभी बताया था ईटियोलॉजी मतलब कॉजेज़, राइट। ठीक है, कॉजेज़ मतलब किसकी वजह से हमारा ARF हो रहा है। ARF मतलब एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं, देखो, एक होता है प्री रीनल, एक होता है इंट्रा रीनल, एक होता है पोस्ट रीनल। प्री, पोस्ट और इंट्रा क्या होता है, मैं आप लोग को हल्का सा बता दूं, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। देखो, मतलब मान लो ये आपका क्या है, मुझे किडनी बनाने आता है अच्छे से, और कुछ आए चाहे ना है। ठीक है, ये देखो होता है क्या, किडनी। ठीक है, 2 किडनी होती है ना, बराबर कर देना, ये बराबर होती है। ठीक है, अब देखो, अगर इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या हो जाएगी,
प्री रीनल। अगर मेनली किडनी में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंट्रा रीनल, और किडनी के नीचे वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पोस्ट रीनल। आया समझ में? अगर किडनी के ऊपर के पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्री, प्री मतलब पहले, इंट्रा मतलब अगर उसी में कुछ प्रॉब्लम है, और पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, तो ये होता है प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। तो जो प्री रीनल होती है उसकी 55% इन्वॉल्व होता है, इंट्रा में 40% और इसमें 5 to 15%। तो इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो प्री रीनल मतलब किस वजह से होता है? मेनली किसी भी इंजरी की, सीवियर इंजरी की वजह से होता है। मान लो अचानक से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया, या फिर ब्लड फ्लो कम हो गया। ब्लड प्रेशर या ब्लड फ्लो कम हो गया अगर, तो सिंपल है कि हमारी डिजीज़ हो गई। ठीक है, तो वॉल्यूम डेप्लीकेशन मतलब जो वॉल्यूम होता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम जो होता है, डेप्लीकेशन मतलब कम हो जाता है। किसकी वजह से? मान लो किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में, किसी भी वजह में मान लो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चलेगा। या फिर तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा तो ज़्यादा यूरिन नहीं फॉर्म हो पाएगा, क्योंकि वो फिल्टर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट GI लॉस, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। तो इन वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा बॉडी वॉल्यूम कम हो जाता है, वाटर वगैरह सब बाहर निकल जाता है शरीर से। तो इसकी वजह से डायूरेसिस की प्रॉब्लम अगर किसी को है, प्रॉब्लम मतलब क्या समझ रहे हो? मान लो उसको बहुत ज़्यादा यूरिन है, मतलब यूरिन सिक्रेशन या डायबिटीज़ वगैरह, लेकिन डायबिटीज़ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा डायबिटीज़। अगर यूरिन वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा ARF, एक्यूट रीनल फेलर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रा रीनल। यानी इंट्रा रीनल मेनली इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन, ड्रग या इन्फेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे देखो ब्लड वॉल्यूम कम की वजह से हो गया, तो प्री रीनल। इंट्रा मतलब अब किडनी पे ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेन किडनी पे ही, और वो किसकी वजह से आ सकती है? इन्फ्लामेशन की वजह से, किसी टॉक्सिन या ड्रग की वजह से, या फिर जैसे कि एनशेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो एस मैंने पढ़ाया था ना, वहाँ पे एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड बन रहा था। तो जो एस इनहिबिटर अगर दे देते हैं, ड्रग होती है, इनहिबिटर क्लास होता है, तो अगर एस इनहिबिटर दे देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होती है? ARF होता है। नेक्स्ट हमारा डिक्रीज यूरिन फ्लो ड्यू टू इनलार्ज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट आप लोगों को पता होगा कि मेनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, एक जेनेटल ऑर्गन होता है मेनली प्रोस्टेट। अगर वहाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, या तो किडनी स्टोन हो गई, या तो ब्लैडर ट्यूमर, मतलब ब्लैडर मतलब जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है आपका, अगर उसमें कोई कैंसर हो गया या फिर वो ट्यूमर हो गया है, तो उसकी वजह से हमारा किडनी डिजीज़ होती है, एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है। ठीक है, आया समझ में इतना? नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो आप लोग को पता है, अगर मान लो रीनल फेलियर हो गया है तो हमारा यूरिन बन ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ योर लेग और एंकल, क्योंकि अब देखो यूरिन जब नहीं जा रहा है तो वो बॉडी में इकट्ठा होगा ना। अब वो बॉडी में इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा? मान लो आपके लंग्स में जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा, आपके पेरीफेरल यानी लंग्स, लेग, आर्म, इन सब जगह जाएगा, पैर हाथ में सूजन आ जाएगी। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ योर लेग एंड एंकल। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब मेनली क्या है, ब्रीथ शॉर्ट हो जाएगी, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लंग्स में प्रॉब्लम करेगा ना। कन्फ्यूज़न, माइंड में भी चला जाएगी चीज़ें। नोजिया कॉज करेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चेस्ट पेन, अगर वो हार्ट में गया तो बहुत ज़्यादा पेन करेगा चेस्ट। एंड प्रेशर क्रिएट करेगा, जैसे हाइपरटेंशन बोल देंगे हम, हाइपरटेंशन ड्यू टू एक्यूट रीनल फेलियर उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीजर और कोमा, क्योंकि अगर वो ब्रेन में चला गया ना, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि अमोनिया है, NH3, ठीक है, अगर यूरिया है, अमोनिया है, ये ब्रेन में चला गया, क्योंकि देखो यूरिया मतलब क्या, यूरिया साइकिल से वो तो बाहर निकल जाता है, यूरिया साइकिल एक होती है, लेकिन अगर यूरिया साइकिल ख़राब है किडनी फेलियर की वजह से, तो वो अमोनिया क्या करेगा, आपके ब्रेन में चला जाएगा, और वहाँ पे जाकर के फिर वो सीजर मतलब झटके लाएगा, कोमा में चला जाएगा इंसान। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा बचा है, देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ARF। देखो पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट है। देखो मैनेजमेंट मतलब क्या, कि उसको क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से फ्लूइड वगैरह देंगे, डाइटरी देंगे, मेंटेन करेंगे उसकी इलेक्ट्रोलाइट को, हीमोडायलिसिस, इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, मतलब कुछ ऐसा खाने में देंगे जिसकी वजह से, जैसे पानी तो नहीं पिलाएंगे मुझे लग रहा है, पानी वगैरह नहीं, जैसे कि उसको कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिससे उसका यूरिन बढ़े। ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो देखो पैथोफिजियोलॉजी बहुत छोटा सा है, जल्दी से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, रीनल इंजरी हुई, किसी भी वजह से मान लो रीनल में प्रॉब्लम हुई, आपकी किडनी में प्रॉब्लम हुई। अब वहाँ पे जो नेफ्रॉन था वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, यानी नेफ्रॉन लॉस देयर फंक्शन टू मेंटेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी जो भी हमारे बॉडी में फ्लूइड है उसको फिल्टर करना, ठीक है, जिससे वो यूरिन का फॉर्मेशन कर सके। अब क्या होगा, रीनल सर्कुलेशन, यानी अब वो जो हमारा, जब हमारी कोई चीज़ फिल्टर ही नहीं हो पा रही है, यानी लॉस हो गया, मेंटेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जब वो फिल्टर ही नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, रीनल सर्कुलेशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा, यानी किडनी में कुछ आ ही नहीं रहा है तो नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे रास सिस्टम, वही जो मैं बताई थी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम एंड H2O रिटेंशन होने लगेगी। समझ रहे हो, यानी
अभी तो थोड़ी सी डिजीज़ थी ना, रीनल इंजरी है, अब यहाँ फेलर होना है, यानी समझ रहे हो, यानी अभी मान लो कैसे बताऊँ, जैसे कि मान लो कोई इंसान है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसको कुछ हो गया, जैसे फीवर हो गया, ठीक है, तो फीवर मान लो उसको इंजरी हुई है, लेकिन अब फीवर की वजह से ना वो कॉलेज जा पा रहा है, ना कोई काम कर पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है, तो उसकी वजह से वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, ठीक है, ना ही उसकी अटेंडेंस अच्छे से लग पाई, जिसकी वजह से उसको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया, वो क्या हो गया, फेलर हो गया। आया समझ में, इंजरी ही फेलर बनती है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दैट्स वाई, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि भाई इंजरी हो तो ही ठीक करवा लो, वो फेलर ना बने। तो अब देखो क्या हुआ, अब रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से हमारा सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन, क्योंकि हमें पता है एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, सोडियम को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने लगता है हर जगह से, तो उससे हमारा ये सब बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा होगा। अब रिड्यूस हो जाएगा ब्लड फ्लो टू किडनी ड्यू टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपको पता है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है अगर कोई चीज़ तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया मतलब क्या होता है, जो क्रिएटिनिन होता है और NH3 यानी अमोनिया, इसका लेवल आपके शरीर में ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि ये वेस्ट वैसे तो होते हैं, इसको तो नापा जाता है, इसके लिए अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, तो अब वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब हमारा क्योंकि वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो वो रीअब्जॉर्ब हो जा रही हैं, चीज़ें बाहर निकल नहीं पा रही हैं, जिसे कहते हैं ओलिगोयूरिया, ठीक है। और यही मेन चीज़, ये क्या होना था, एक्यूट रीनल फेलर, ठीक है। तो सबसे पहले रीनल इंजरी हुई, नेफ्रॉन अपना काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से रीनल सर्कुलेशन कम हो गया, तो एक्टिवेट हो जाता है रास सिस्टम, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है, जिसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, लास्ट में ओलिगोयूरिया होती है। ओलिगोयूरिया मतलब क्रिएटिनिन और NH3 का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ने लगता है, जिसे एक्यूट रीनल फेलर कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोनिक रीनल फेलर, और मैं श्योर कहती हूँ कि जो हमारा क्रोनिक रीनल फेलर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा ऑर्गन पे वर्क करती है। तो एक हिसाब से जो आपका रीनल फेलर है ना, ये हर डिजीज़ की जड़, इसीलिए कहते हैं ना, हम जब कोई दवाई खाते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं किडनी ख़राब हो गई उस इंसान की। कैसे होती है, क्योंकि कोई भी दवा वो किडनी पे सबसे ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि किडनी मेन ऑर्गन होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। तो मैं इसका नोट्स टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूँगी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है सच में, मतलब क्या ही बोलना। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।